अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। 2 जानें चली गईं लेकिन यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात पर कायम, लगता है मसीहा अपना अहद भूल गए। आज के प्रोग्राम में याद दिलाएंगे, डॉक्टर्स को उनका असल काम बताएंगे। और डॉक्टर इशरतुल इबाद गवर्नर से नहीं रहे, सईदुज़्ज़मा की तकर्रुरी और बिखरती हुई मुत्तहदा, कराची की सियासत में खामोश सरगर्मियां हो रही हैं। मैं अहद करता हूं अपनी तमाम तर सलाहियतें मरीजों की फलाह के लिए बरोएकार लाऊंगा, मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करूंगा, हमेशा मरीजों की ताज़ीम करूंगा, मजहब और कौम की तफरीक के बगैर हर मरीज की बराबरी की बुनियाद पर खिदमत करूंगा और मैं कभी ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाऊंगा जो मेडिकल काउंसिल के उसूलों के खिलाफ हो। ये वो हलफ है, वो अहद है जो दुनिया का हर डॉक्टर उठाता है, लेकिन पंजाब के यंग डॉक्टर्स शायद ये अहद भूल चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि वो मसीहा हैं, मरीजों की तकलीफ दूर करना उनका फर्ज है, जाने बचाना उनका काम है, लेकिन इस वक्त लगता यूं है कि उन्हें मरीजों की कोई परवाह नहीं, परवाह है तो बस अपने मुतालबात की। इन मुतालबात की जिसके लिए 15 रोज से उन्होंने लाहौर के 6 बड़े अस्पतालों की ओपीडीज और इंडोर डिपार्टमेंट मुकम्मल तौर पर बंद कर रखे और पिछले 3 रोज से इमरजेंसी में भी काम बंद रहा, जिसके बाइस अब तक 2 मरीज दम तोड़ चुके हैं, जिनमें 2.5 साल की सना भी शामिल है। नन्ही सना, जिसकी सिस्कियां भी एहतजाज पर बैठे डॉक्टर्स के दिलों को मोम ना कर सकी, वो किसी मसीहा की राह तकते तकते दम तोड़ गई और यंग डॉक्टर्स धरने पर बैठे आइसक्रीम और बर्गर खाते रहे। कोई मसीहा सना की जिंदगी बचाने ना आया। ये इंसानियत की तजलील है और हट धर्मी की इंतहा है। ये सारा मामला मेयो अस्पताल में डॉक्टर्स और मरीजों में तल्ख कलामी से शुरू हुआ, जिसकी तहकीकात के बाद 2 डॉक्टर्स और 1 नर्स को मुअत्तल किया गया। इस इक़दाम के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज बन गए, सड़कों पर एहतजाज किया और अब 3 दिन से माल रोड पर सीएम हाउस के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब यंग डॉक्टर्स सड़कों पर निकले हों। इससे पहले तनख्वाहों और सर्विस स्ट्रक्चर के लिए भी इसी किस्म का एहतजाज हो चुका है, लेकिन अब ये एहतजाज वतीरा बन गया है। लगता यूं है कि यंग डॉक्टर्स ने इसे अपनी आदत बना ली है और हर कुछ दिन के बाद छोटे छोटे मुतालबात के लिए ओपीडीज को बंद कर दिया जाता है, मरीज रुल जाते हैं। यही वजह है कि हुकूमत इस बार उनसे मुज़ाकरात के मूड में नजर नहीं आ रही। एक्शन लिया जा रहा है, शो कॉज नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 15 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको फारिग किया गया है और 19 नर्सें मुअत्तल की जा चुकी हैं। शोकॉज नोटिस पर वापस आने वाले डॉक्टर्स और नर्सों को डीजी खान भेजने का फैसला भी किया गया, जिसके बाद इमरजेंसी का बॉयकॉट खत्म किया, यानी हुकूमती एक्शन का असर भी दिखाई दे रहा है। ये तमाम तर मामला आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। लाहौर में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज, इसी पर हम बात करेंगे। लाहौर स्टूडियो से हमें कामरान राजपूत ज्वाइन कर रहे हैं, आज न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी हैं, मुसलसल डॉक्टर्स का जो एहतजाज है उसकी कवरेज कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम मुशीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब हमें वक्त देने के लिए। माजी में भी हमने देखा था कि यंग डॉक्टर सड़कों पर निकले थे, उस वक्त तो हुकूमत ने मुज़ाकरात किए थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत की जानिब से इस बार एक्शन हो रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं इस किस्म के एक्शन से क्या ये मामला हल कर लिया जाएगा? चंद डॉक्टर्स और नर्सेस को मुअत्तल करने से ये यंग डॉक्टर्स बाज आ जाएंगे? माजी में जितने भी इनके प्रोटेस्ट थे और जो भी मामला थे उनको बैठ के हल किया गया। ज़ाहिर है उस पर वक्त जरूर लगा। 10,000 सीटें क्रिएट की गई थी इनको सर्विस स्ट्रक्चर के लिए, इनको हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस 320 साल दिया गया। कोई 2,100 पीजी ट्रेनर्स को जिनकी 70 से 72,000 रुपया महीने का स्टाइपेंड है वो दिया गया। तो अरबों रुपए इनको हमने पैकेज दिए और यही वजह है कि पंजाब में वाईडीए या यंग नर्सिंग एसोसिएशन के साथ हमारे बहुत अच्छे और बेहतर ताल्लुकात है। ताल्लुक है, यहाँ पे एक लोकल वाक़या पेश आया था 3 हफ्ते पहले, जिसमें एक गरीब मरीज के भाई को जो एक अटेंडेंट था, सिर्फ इस बात पे जोर पर तशद्दुद किया गया था कि उसने सिर्फ ये शिकायत की थी कि मेरे भाई का इलाज ठीक नहीं हो रहा, जिसपे एक सीनियर जो वाइस चांसलर उनकी कमेटी बनाई गई, जुर्म साबित होने पर उनको 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। उस सस्पेंशन को विड्रॉ करने के लिए इन्होंने पूरे अस्पताल को होस्टेज किया, ओपीडी जबरदस्ती बंद की, इंडोर्स बंद किए, थिएटर्स लोगों के किए। ज़ाहिर है कि हुकूमत एक हद तक तो चीज़ों को देखती है, लेकिन जब एक हादसे चीज़ बढ़ती है तो उसमें किसी की जिंदगी को या उसकी जान को या उसकी सेहत से खेलने की इजाज़त किसी को भी दे नहीं सकती। सो उसके बाद इससे कि इनको शर्म आती और ये थोड़ी हया करते, इनके बावजूद उन्होंने सड़कें बंद की। 3-4 दिन से लाहौर की सड़कों को बंद किया हुआ है, ट्रैफिक में खलल डाला
ہم نے پولیس کا استعمال نہیں کیا. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے خدا نہ خواستہ کوئی لاٹھی چارج یہ نہیں کرنا, لیکن اس کے ساتھ ہم نے اپنے اقدامات کیے اور اس اقدامات کی وجہ سے آج میں ہسپتال مکمل طور پہ فنکشن ہو گیا ہے. او پی ڈی میں ہم نے آج 4200 پیشنٹ چیک کیے. لیکن خواجہ صاحب یہ تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ مستقل ایسا ہو رہا ہوتا ہے, پہلی مرتبہ تو ہوا نہیں. حکومت نے شو کاز نوٹسز جاری کیے, ڈاکٹرز فارغ کیے گئے ہیں, لیکن پورے پنجاب کے ڈاکٹرز کو تو فارغ نہیں کیا جا سکتا. کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا پڑے گا. ایک تو میں بتانا چاہوں گا کہ صرف میرے ہسپتال کا ایک ٹولہ ہے جو اس پروسیس میں شامل ہے. پورے پنجاب کے جتنے بھی ینگ ڈاکٹرز ہیں یا پروفیسر صاحبان ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. آج میرے ہسپتال میں بھی میکسیمم جو ڈاکٹرز جو نرسز اور پیرامیڈکس ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کی تعداد 70 سے 80 ہے, اس سے زائد نہیں ہے. کچھ ان کے اسٹوڈنٹس دوست ان کے پاس آ کے اور ریلیٹیوز بیٹھ جاتے ہیں. تو 135,000 ڈاکٹر میں صرف کوئی 30 ڈاکٹر ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک اپنی ذاتی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, لیکن خواجہ صاحب 3 دن کے دوران احتجاج کے باعث جو ہلاکتیں ہوئی ہیں, ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے, کن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آر میں, اور کیا آج کل میں گرفتاریاں کی جائیں گی؟ جو بھی ملزم ہے, مجرم ہے, وہ پکڑا جائے گا؟ کو انیشیٹ کیا اور پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے. ایمرجنسی کی جس ڈاکٹر نے روکنے کی کوشش کی ہے اسی کا نام دیا گیا ہے. جنہوں نے ٹریفک تعطل کیا ان کا نام دیا گیا ہے. تو ایگزیکٹ ایف آئی آر میں نام درج ہے, میں ایگزیکٹ تو نام ظاہر ہے کہ نہیں بتا سکتا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے ظاہر ہے قانون کے مطابق جو انضباطی کارروائی ہے وہ لازمی کی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خواجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے. کامران, آپ نے بھی سنا خواجہ صاحب کو. ینگ ڈاکٹرز جو احتجاج کر رہے ہیں, آپ مستقل کر رہے ہیں, یہ تو انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے. جب چاہتے ہیں احتجاج کرنے بیٹھ جاتے ہیں. پانی جو ہے وہ سر سے اونچا جاتا دکھائی دے رہا ہے. سلمان رفیق صاحب کہہ رہے تھے حکومت اس بار بلیک میل نہیں ہوگی. کیا ایسا ممکن ہے؟ مطالبات تسلیم کیے بغیر یہ ڈاکٹرز کام پر واپس آئیں گے؟ جی ناجیہ, یہ ایسا نہیں ہے. تقریباً 8 سال پہلے 2008 میں یہ جو وائی ڈی ہے تشکیل دی گئی تھی, اس کے بعد یہ مسلسل یہ ہڑتالوں کا اور اس تمام تر ہنگامہ آرائی کا سلسلہ جاری ہے. کبھی ایمرجنسیز بند کر دی جاتی ہیں, کبھی او پی ڈیز, کبھی انڈورز, اور یہ مسلسل چل رہا ہے. تقریباً 1.5 سال تو ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز ہر ویکلی اسٹرائک کرتے رہے, ہر جمعرات کو ہڑتال کر کے یہیں لاہور کے مار روڈ پر احتجاج کرتے رہے سروس اسٹرکچر کے لیے. اب جبکہ ان کے وہ تمام تر مطالبات جس پہ یقیناً حکومت کے اربوں روپے خرچ ہوئے وہ مان لیے گئے ہیں, تو اس کے بعد اب یہ پرسنل ایشوز پہ بھی صوبے کے مختلف ہسپتالوں میں انڈیویجلی بھی ہڑتال کی جاتی ہے. اب میو ہاسپٹلز کے 2 ڈاکٹرز اور 1 نرس کی معطلی کو وجہ بنا کر اب انہوں نے لاہور کے تمام تر ہاسپٹلز میں ہڑتال کی ہے. گو کہ صورتحال حکومت کے اب کنٹرول میں ہے کہ ایمرجنسی سروسز خود بھی ینگ ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کھول دی ہیں, جبکہ حکومت کی جانب سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاہم مریضوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو لاہور کے ان 6 ہسپتالوں پر انحصار کرتی ہے, اور ان 2 دنوں کے دوران 2 ڈیتھس بھی ہو چکی ہیں, اور ڈاکٹروں کی بے حسی بہت بری طرح سامنے آئی ہے. ایون کہ جو ثنا جس بچی کی آج ڈیتھ ہوئی ہے, اس کے والدین کو ڈاکٹرز کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ اگر بچی کا علاج کروانا ہے تو مار روڈ لے جائیں. یہی صورتحال ہے. وائی ڈی چونکہ یہ بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں اس لیے ہے کہ ینگ ڈاکٹرز کی تعداد ہاسپٹلز میں بہت زیادہ ہے. آؤٹ ڈورز کو, او پی ڈیز کو اور ایمرجنسیز میں زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں, اور جب یہ ہڑتال کرتے ہیں تو کسی اور کو کام کرنے بھی نہیں دیتے. اور ان کے لیکن جس طرح کی صورتحال ہے, اور آپ جو بتا رہے ہیں اسی طریقے سے خواجہ صاحب نے بتایا, اربوں روپے کے پیکیجز بھی ان کو دیے گئے, ان کے جو مطالبات ہیں ان کو مانا بھی جاتا ہے, ان کو سنا بھی جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی ایشو بنا کر یہ ہڑتال کر دیتے ہیں, اسٹرائک پر آ جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. یہ مسئلہ تو شاید آج حل ہو جائے, اس کے بعد تو کچھ دنوں کے بعد پھر کسی نئے ایشو کے ساتھ آ جاتے ہیں. کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جی ڈیفینیٹلی ناجیہ, اس میں حکومت کو کوئی ٹھوس اقدامات, کوئی لازمی سروس ایکٹ یا ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ, چونکہ ان کا پیشہ پروفیشن ایسا ہے کہ وہ ہڑتال نہ کر سکیں, اس کے لیے رولز لانے پڑیں, بل لانا پڑے, حکومت کو قانون سازی کرنی پڑے, وہ کرنا پڑے گا. کیونکہ وائی ڈی ہے کہ یہی کام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 8 سال سے اسی طرح جاری ہیں, اور جو ان کے ہیں ارادے یہ آگے بھی اسی طرح کام جاری رہیں گے. ابھی واقعی چند ایک ڈاکٹر بیٹھے ہیں, پرسنل ایشو پہ بیٹھے ہیں, لیکن اگر ان ڈاکٹروں کے ساتھ حکومت کوئی سخت اقدامات کرتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے پنجاب میں ہڑتال کا سلسلہ ان کی تعداد بڑھ سکتی ہے. بہت شکریہ. کامران راجپوت ہمارے ساتھ تھے. ینگ ڈاکٹرز کا یہ رویہ جو کہ ناقابل قبول ہے, اس کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے. یہاں ہم اب ایک بریک لے رہے ہیں, اور اس بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والی خاموش سرگرمیوں کی. ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक। पाक सरजमीन पार्टी की तश्कील, MQM पाकिस्तान का कयाम, ख्वाजा इजहार की परवेज मुशर्रफ से मुलाकात और अब गवर्नर सिंध की तब्दीली। कराची की सियासत में खामोश सरगर्मियां हैं और जो तब्दीली है वो वाज़े नजर आने लगी है। 14 साल से गवर्नर सिंध के ओहदे पर बुरजमान डॉक्टर इशरतुल इबाद को हटा दिया गया है। ये तब्दीली बहुत अहम है क्योंकि डॉक्टर इशरतुल इबाद वो शख्सियत हैं जो हुकूमतें बदलने के बावजूद ले गए। मुशर्रफ दौर में गवर्नर बनने वाले इशरतुल इबाद पीपल्स पार्टी के 5 साला दौरे इख्तिदार में अपनी सीट पर बरकरार रहे। नवाज लीग के दौरे इख्तिदार का बड़ा हिस्सा देखा और अब जब हुकूमत की मुद्दत में लगभग सिर्फ 1 साल ही बाकी है तो गवर्नर सिंध की तब्दीली का फैसला किया गया। लेकिन हुकूमत को इस वक्त ये फैसला करने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्या सियासी बयानबाजी की वजह से उन्हें हटाने का फैसला किया या कोई और बात है? और इस तब्दीली से कराची की सियासत कितनी तब्दील होने वाली है, हम बात करेंगे। कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रफत आपका। हमने गुज़िश्ता कुछ अरसे में MQM को बिखरते हुए देखा है और उसके बाद से जो एक बड़ी तब्दीली आई वो गवर्नर सिंध की तब्दीली है। ये कराची की सियासत के अंदर कुछ खामोश किस्म की सरगर्मियां जो रुनुमा हो रही हैं और इसके असरात बाद में नजर आएंगे, और इस तब्दीली की वजह क्या थी? देखिए, खामोश तो तब्दीली नहीं है। इस चीज़ का फैसला तो बहुत पहले कर लिया गया था जब कराची में ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था, लेकिन एक मौका चाहिए था और मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि मुस्तफ़ा कमाल को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने ही जब इस तरह का एक एटमॉस्फेयर बनाया तो जिसके बाद ये राह हमवार हुई और फिर ये तब्दीली हुई। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या गवर्नर सिंह जिन पर इतने संगीन इल्ज़ामात हैं उन्हें मुल्क से जाने इत्तलात यही चल रही है, वो चले जाएंगे। और यकीनन जिस पर भी करप्शन का इल्ज़ाम है और अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो घेरा तंग कर लेती है और जब भेजना हो तो वो चले जाते हैं बासानी। उनका दुबई जाना, मुशर्रफ का मौजूद होना, जो मेरे ज़राए मुझे बताते हैं वो यही है कि मुशर्रफ भी फैसिलिटेटर हैं इस सारे मामले में, जनरल मुशर्रफ, और उनकी अगर जाने की राह हमवार होगी तो वो उसमें उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो उनके ब्लू आइट बॉय हुआ करते थे। तो अब गवर्नर के हवाले से जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं उसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे कोई इल्ज़ाम ही नहीं है। उन्होंने हर आदमी को वाक़ईतन करप्शन पे लगाया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी ये काम किया, सबसे ज्यादा करप्ट उन्होंने सहाफियों को किया। अगर इतना करप्शन है और इन करप्शन की बुनियाद पर ही उनको हटाया गया है तो किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं? तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर किसी आम आदमी पर या सरकारी अफसर पर ये इल्जाम होता तो ECL में नाम आ जाता, फौरन उसे जाने नहीं देते, उस पर तफ्तीश होती, लेकिन वो अभी यहाँ से चले भी जाएंगे। मैं जो बात कह रहा था आपसे कि उन्होंने क्यों मीडिया में खबरें नहीं आई, मेडिकल के हवाले से बड़े सीरियस इल्जामात हैं। वहाँ दाखिलों में बहुत बड़े पैमाने पे ये मामलात हुए हैं। ऑबलाइज करने के लिए बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्हें ऑबलाइज किया गया, जिन्होंने दाखिले करवाए, बाहर से पैसे पकड़े। इसी तरीके से बहुत सारे लोग क्यों उदास हैं कि बात यह कि बहुत सारों के किचन उस हवाले से चल रहे थे। क्या सिर्फ उदासी है, खौफ और डर नहीं है कि अगर करप्शन के इल्जामात ये लगे, इस पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो सिर्फ सहाफ़ी और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो उनका साथ देते रहे वो सब इसकी जद में आएंगे? देखिए, जद में तो आपकी तरजीहात हैं। अगर आपकी तरजीहात में जद में लाना है तो जद में ले आया जाएगा। आपकी तरजीहात में उस खबर को लीक करके लोगों को बता देना तो वहां तक रहेगा। और अगर आपके गिर्द नैब के जरिए घेरा तंग करना है या एंटी करप्शन के जरिए तो वो हो जाएगा। नजरिया जरूरत के तहत एहतसाब की वाली बात है। कहा तो बहुत जाता है कि एहतसाब, लेकिन ये इम्तहान है कि इतने सीरियस इल्जामात की तफ्तीश होनी चाहिए थी। इल्जाम लगाने वाला बार बार ये बात कह रहा है मुस्तफ़ा कमाल के JIT बना लें, हर तरह से इसकी तफ्तीश कर लें, तो वो अपनी तरफ से वो कह रहे हैं। साबित करना मुस्तफ़ा कमाल का काम है जो इल्जामात होने, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी सतह पर ये जरूर होना चाहिए था कि इस मामले की तफ्तीश और तहकीक जरूर होनी चाहिए थी। ये कड़ियां मिल कहाँ से रही हैं जाकर? क्योंकि MQM के अंदर जो टूट फूट हुई वो सबके सामने नजर आया कि किस तरह से डिवाइडेड MQM हो गई। उसके बाद फिर गवर्नर सिंध की चलें तब्दीली, परवेज मुशर्रफ की जहां तक खबरें आ रही हैं, बातें हो रही हैं दुबई के अंदर, फिर वो -1 फार्मूला कहलाता था, +1 की कुछ खबरें आ रही हैं। ये आपस में मिल कहाँ रहा है जाकर सब? देखिए, जनरल मुशर्रफ जो हैं उनका इन्फ्लुएंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उनका खुद मुल्क से जाना, यहाँ से बासानी निकल जाना, ज़रा सी मुश्किलात पेश आ रही थी तो आपने देखा कि वफाक की सतह पर भी बहुत सारी और मुश्किलात नज़र आईं। वफाकी हुकूमत की भी महाज़ाराई नज़र आई। लगता था कि कहीं ना कहीं कशमकश है, कोई जो पावर कॉरिडोर है वहाँ कशमकश हो रही है। तो बहरहाल जब वो यहाँ से चले गए तो वो कशमकश किसी हद तक दूर हुई तो आपने देखा। और दूसरी बात एक और है कि नए गवर्नर सिंध जो जिन्हें तैनात किया गया है, अब बेहतर आपको खुद नजर आ रहा होगा क्या ये बेहतर चुनाव हो सकता है, और लगता है कि ये भी मामलात नहीं चलाएंगे। यकीनन निहाल हाशमी जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वही डिफेक्टो गवर्नर होंगे। अच्छा, गवर्नर की तो बात हो गई, बिल्कुल मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, क्या MQM में और मजीद कोई तब्दीली का अमल देखने को मिलेगा? देखिए, जो लोग हैं यही जब सर्व करने के लिए तैयार हैं और तो फिर आप देखिएगा जरूरत नहीं है किसी और नए ग्रुप की। ये जो मौजूदा ग्रुप है ये तो तैयार हैं।
وہ تو بات چیت ابھی کہیں سے ہو نہیں رہی ہے، لیکن یہ سب تیار ہیں اور یہ سب کام کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بہت شکریہ رفعت سعید، بہت ہی مفصل قسم کا تجزیہ دے رہے تھے کراچی کی جو سیاست ہے اور جس طرح سے تبدیلیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ آج کے اس پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔